तो आप ये वादा का एक खास कार्यक्रम देख पा रहे हैं। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे और इसी के चलते आज मार्केट के अंदर सेकंड हाफ में थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है। हालांकि विक्स ये अलाउ नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी मूवमेंट आए मार्केट के अंदर, बट हाँ फिर भी एक रेंज के अंदर, एक दायरे के अंदर स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। अपर एंड कहीं भी कैप है 18,000 के आसपास, लोअर एंड कैप है 17,700 के आसपास। तो ये 700 से लेकर 18,300 पॉइंट के अंदर स्विंग मिल सकता है आपको सेकंड हाफ में, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई लगती है वो शायद अपवर्ड राइजिंग हो, यानी कि ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिखता है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी 13-14 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये 2-3 बार हरे निशान में तो आया, लेकिन उसके बाद स्पीड नहीं पकड़ पा रहा। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड होंगे और आज के हमारे मेहमान भी होंगे हमारे साथ, रुचित जैन। उनसे भी हम समझेंगे कि आखिरकार क्या करना चाहिए। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की होती है शुरुआत। तो निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर तो किया, लेकिन ऊपरी स्तरों का दायरा, यानी कि ऊपरी स्तरों का जो रेजिस्टेंस है वो भी इसको फेस करना पड़ रहा है। वहाँ पे भी हीट काफ़ी ज़्यादा है, 17,860 के आसपास का है। 2 चीज़ें हमने आके और चेक की हैं कि कॉल और पुट में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब हमने जब 17,800-900 की कॉल है पुट है चेक की हैं, तो कॉल्स के अंदर एग्रेसिव बाइंग नहीं है और पुट्स के अंदर एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा और परेशान करे, अगले 2 घंटे के लिए भी मार्केट ऐसा ही रह सकता है एक रेंज के अंदर ही, बट एक तरफा होना ज़रूरी है बाजार का, क्योंकि कॉल और पुट नहीं तो दोनों डिप्लीट होंगी। और जिनके पास ये स्ट्रेटजी नहीं है, जिनको ये दोनों कॉल्स को और पुट को राइट करके पैसा कमाने की, उनके लिए प्रेशर रहेगा मार्केट के अंदर। वो ना कॉल्स वाले पैसा बनाएंगे ना पुट्स वाले, दोनों के दोनों राइट हो रही होंगी, दोनों बिक रही होंगी, एक रेंज का मार्केट हो जाएगा। तो सेकंड, बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे आ चुका है अपने ऊपरी स्तरों से, और निफ्टी बैंक पर हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी के लिए कल से स्ट्रगल जा रहा था। 41,500 जब तक पार नहीं करेगा, क्लोज नहीं करेगा, 2-3 दिन बाद इसके 2-3 दिन की हमको क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक इसका डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटल, रियल एस्टेट, सरकारी बैंकों में कमज़ोरी है। ये हल्की हल्की कमज़ोरी है कि क्रैक इतने बड़े भी नहीं है कि बाजार में कुछ दिक्कत पैदा करें, बट स्टिल फिर भी आप इस पर ध्यान रखिएगा। मीडिया और चुनिंदा आईटी शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स करीब 13.5 के आसपास है। डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर है। उम्मीद करते हैं कि आज मार्केट का सेकंड हाफ आपके लिए थोड़ा बेहतर, ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिख सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं और उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड। कल राहुल शर्मा थे हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल्स के। वो कह रहे थे कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कोई कॉल देखना चाहें तो ले सकते हैं। आज शुरुआत में उसका बेनिफिट मिला, करीब 10% का बेनिफिट आपको वहाँ से आया होगा। कॉल्स में टिपिकली बेनिफिट 100% तक का भी चला जाता है, तो इसलिए 10% से ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। ये एक यूजुअल ट्रेड है जो कि आपको राहुल जी ने दिया था। जिंदल स्टील एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड उन्होंने आपके सामने रखा, जहाँ पे करीब 2% तक का गेन आया। हीरो मोटो को आपको बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ पे भी आया होगा। इंडेक्स को लेकर जो उनका व्यू पॉइंट था वो आपने कल सुन ही लिया होगा, तो उनका एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम वापस आज के मेहमान से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए। रुचित जैन थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इस बीच अब देवयानी इंटरनेशनल के ना नंबर्स आए हैं स्क्रीन पर, एक बार जरा वो भी ले आइए। नीचे नंबर्स जो चल रहे हैं, इसमें 624 करोड़ रुपए की आय बढ़कर 790 हुई है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। शेयर के अंदर सडन स्पाइक भी आपको देखने को मिल रहा है और मुनाफा 66 से 71 करोड़ है। करीब 10% के आसपास का मुनाफा बढ़ा है और आय भी बढ़ी है। इनके मार्जिन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस होती है इस तरह की कंपनीज़ के अंदर। तो ये 2.5% की जो तेज़ी है ये शायद आगे भी बनी रह सकती है। खैर, इन सभी शेयर्स पे हम अलग अलग चर्चा कर ही रहे हैं। कमिंस के नंबर भी आ चुके हैं, बहुत शानदार नंबर आया। आज शेयर 7% ऊपर है। 2 दिन पहले हमने आपको नोटिस करवाया था कि सिमेंस और कमिंस, ये दोनों आपस में जो भाई हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ हो रहा है। कमिंस के अंदर भी कुछ ना कुछ पोजीशनिंग बनती हुई दिख रही थी आपको। खैर, उसका बेनिफिट आपको मिला होगा। आगे बढ़ते हैं और अब जरा शरद से ये समझ लेते हैं कि जो इसके नंबर्स हैं वो कैसे रहे और आगे के ट्रिगर्स क्या बनते हैं। शरद, बताएं आप। जी बिल्कुल, आपके कमिंस इंडिया और सीमेंस जो हैं, दोनों स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई लेवल्स आज टच किए हैं। और अगर 1 साल के रिटर्न्स देखें तो कमिंस इंडिया 70% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है और सीमेंस और एबीबी में भी 30% से ज़्यादा उछाल आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तीसरे तिमाही के जिनको नतीजे आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और कमेंट्री ये भी जो है बहुत अच्छी देखी गई है। ऑफकोर्स आंकड़ों की बात करें तो एस्टिमेट्स को बीट किया गया है कमिंस के नंबर्स को, और याद रखिए इनके ग्रॉस मार्जिन्स में भी
इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, जिस तरह इनपुट कमोडिटी कॉस्ट में गिरावट देखने मिली है और डिमांड जो है स्ट्रॉन्ग आपके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्रंट दोनों में दिखी है। कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने कहा है क्या है कि Q4 जो होगी क्वार्टर वो थोड़ी सी वीक रह सकती है, लेकिन डिमांड स्ट्रांग रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की ओवरऑल इंफ्रा पुश चल रही है, स्पेशली डोमेस्टिक सेगमेंट में। हालांकि उन्होंने कहा है कि FY24 का कोई गाइडेंस नहीं दिए हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ये तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ गई कमेंट्स इंडिया की, लेकिन इसके बाद जो है ये सारे जो कंपनीज़ हैं इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स की, इनकी जो है पूरी स्टेटस समझ लेते हैं। कल थर्मैक्स के नतीजे आए, आज जो है कमेंट्स के इंडिया के जो नतीजे का रिएक्शन देख रहे हो, ये दोनों जो आंकड़े आए हैं इनके एस्टिमेट से बेटर रिजल्ट्स आए हैं। कल ABB के रिजल्ट्स आने वाले हैं और 14 फरवरी को सीमेंस इंडिया के नतीजे आने वाले, तो इन दोनों स्टॉक्स पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। इन सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशंस क्या कहते हैं, और इसमें देखा जाए तो हम लोग सारे स्टॉक्स के जो है EV EBITDA रेशियो लिए हैं और अगर उनके 5 साल के एवरेज से कंपेयर करें तो ये सारे अभी महंगे चल रहे हैं, अपने 5 ईयर एवरेजेस से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैल्यूएशंस अभी महंगे हैं। तो ये आपको अब पूरा कैपिटल गुड्स का एक वैल्यूएशन का चार्ट, आपको नंबर्स के बाद के ट्रिगर्स, कमिंस और सीमेंस का रिटर्न आपके सामने, शरद मेरे सहयोगी आपके सामने दे रहे थे। हम कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करेंगे वायदा के, लेकिन ठीक उससे पहले एक और कंपनी जो एफ में लिस्टेड भी है हिंडाल्को, उसके नतीजे आने हैं। तो एक बार फटाफट से आशीषा से और समझ लेते हैं, फिर रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी पता करेंगे उनसे। पहले एक बार आशीषा से नंबर्स के बारे में पता करते हैं हिंडाल्को के। आशीषा बताएं आप। म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है हिंडाल्को से इस क्वार्टर में। याद रखें एल्यूमिनियम के प्राइसेस यानी 2 से 3% से गिरे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और इसी के चलते रियलाइजेशंस पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नंबर्स की बात करें तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू मार्जिनली इंक्रीज हो सकता है, करीब 1 से 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और मार्जिन्स भी मार्जिनली इंक्रीज हो सकते हैं। इनफैक्ट मार्जिन 7.9% पे आ सकते हैं इस क्वार्टर में, वर्सेस 7.5% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, जो 40 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो एल्यूमिनियम सेगमेंट का EBITDA पर टन 13% से गिर सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एल्यूमिनियम प्राइसेस गिरे और इसी के चलते एल्यूमिनियम EBITDA पर टन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ कॉपर EBITDA पर टन में भी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। 2 से 3% का EBITDA पर टन में कॉपर के सेगमेंट में भी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखें नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है, उसके नतीजे कुछ दिन पहले आए थे। नतीजे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर थे इस क्वार्टर में। टॉप लाइन पर 3% का डिक्लाइन देखने को मिला कमज़ोर एल्यूमिनियम प्राइसेस के चलते, और एडजस्टेड EBITDA पर टन में भी 33% का फॉल देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। हिंडाल्को के स्टैंड अलोन नतीजे भी वीक एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। एल्यूमिनियम प्राइसेस गिरे और इसी के चलते ब्रॉडली वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक वीक सेट ऑफ नंबर एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी मार्केट के अंदर भी डिस्काउंटेड है ज़्यादातर चीज़ें, तो जब इसके नंबर्स आएंगे, जिनको प्ले करना आता है वो ठीक, जिनको नहीं आता उनको हम इसी कार्यक्रम के एंड में बता देंगे कि हिंडाल्को पे आपको करना क्या है। अब रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फटाफट से पहले ये पता करते हैं कि इंडेक्स का व्यू पॉइंट क्या, बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि 17,850 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। रुचित, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस समय आपका व्यू पॉइंट क्या है इंडेक्स को लेकर? और मैं सिर्फ आज का नहीं पता कर रहा सर, आप मेरे को मान लीजिए कि 16 फेब का जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है वहाँ तक का एक व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, क्योंकि आज लग रहा है कि शायद रेंज में ही होगा मार्केट। तो आप बुलिश हैं, बेरिश हैं या साइडवेज है? जी वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आई थिंक आज का तो जैसे आपने कहा कि मोर एक रेंज बाउंड ही लग रहा है, क्योंकि अगर आज के ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो 17,900 के कॉल में बिल्टअप हुआ है अच्छा, और नीचे 17,800 के पुट में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो जो ऑप्शन राइटर्स है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 17,800 और 17,900 इसी रेंज में शायद आज ट्रेड करेगा। सो इंट्राडे कंसोलिडेशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए व्यू देखेंगे तो बुलिश है। शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश इसके लिए है क्योंकि प्राइमरली अगर आप डेटा देखें तो एक तो ग्लोबल मार्केट्स ऑफ लेट काफी
अच्छे मूव ग्लोबल मार्केट्स में देखे गए हैं। और हमारे यहाँ पे जो पिछले हफ्ते इवेंट्स थे अडानी ग्रुप में, जो करेक्शंस या वॉलेटिलिटी के कारण सेंटिमेंट्स बिगड़े थे, उसके कारण हमने उनके साथ साथ कैचअप मूव नहीं किया है। एफआईएस की पोजीशंस एक मेजर फैक्टर रही है जिनके कारण हम ये हमारा मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि उन्होंने कैश मार्केट के सेलिंग के साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट सेल किया है। और अब हम 2 दिन पहले के डेटा देखें तो सिर्फ 15% उनकी पोजीशन जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो लॉन्ग साइड पे थी, यानी 85% ऑफ द पोजीशंस शॉर्ट साइड पे उनकी है। अब अगर यही डेटा अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो जून 2022 में जब ऐसे ही सिचुएशन था कि मार्केट्स काफी करेक्ट हो रहा था, तभी जून 2022 में एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 14% के आसपास आया था, 14-15% के आसपास ही था, जहां से उन्होंने फिर शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत की थी। तब इंडेक्स 15,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने 15,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वही 14-15% के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से उनकी शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं। कल उन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए हैं, शॉर्ट कवर किए हैं थोड़े से, और अगर वो शॉर्ट कवरिंग और आगे चल के बढ़ती है आने वाले हफ्ते में, तो यहाँ पे उनके शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में हमको एक अपमूव देखा जा सकता है 18,000-18,200 तक। तो आने वाले हफ्ते या शॉर्ट टर्म में कहूंगा, अगर आप मंथली एक्सपायरी का भी व्यू रखते हैं, मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, तो बायसनेस बुलिश होना चाहिए। जो करेक्शंस आ रहे हैं 17,800, 17,750 ये रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए 18,000 और 18,200 के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, पहले 18,000 फिर 18,200 भी आ सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप पिछले 5 दिन से डाटा चेक कर रहे हैं एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग का, तो वही 18%, 17% तो एवरेज चल रहा है अभी। और आपको ध्यान होगा कि 11 का लो लगा था मार्च 2022 के अंदर। तो जो आपको भी बता रहे हैं रुचित की 14-15 पे रिवर्सल शुरू हो जाता है। होप तो यही है कि अगर इंस्टीट्यूशनल आता है फिर वो लेवल्स नहीं देखता, फिर फ्लो देखता है, वो सिर्फ सौदे पंच करता है मार्केट डाल के, और कवरिंग भी कुछ इसी तरह से होती है, बहुत शार्प, बहुत बड़े गैप के साथ होती है। लेट्स होप क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो मार्केट्स आज राइटर्स की गिरफ्त में है, कॉल्स और पुट दोनों ही राइट की जा रही हैं। बैंक निफ्टी पे रुचित आपको कोई व्यू है? अगर व्यू है अलग से तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़े। बैंक निफ्टी में कल का हाई का ब्रेकआउट का इंतजार करूं, क्योंकि कल भी अंडर परफॉर्मेंस था, आज भी अंडर परफॉर्मेंस है। और 41,800, 41,900 काफी थोड़ा 20 EMA का रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ एग्रेसिव फिलहाल ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। और 41,900 के लेवल्स कल का हाई क्रॉस होता है तो उसके बाद ही स्टॉक बैंक निफ्टी इंडेक्स में तेजी की पोजीशन बनाएगी, अदरवाइज वेट एंड वॉच या अवॉइड करें। ओके ठीक है, अब मैं आता हूँ सर सीधा शेयर्स पर। तो पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HDFC लाइफ और ओबेरॉय रियलिटी, इन दोनों शेयर्स के अंदर सर जरा चेक कीजिएगा पोजीशंस। ओबेरॉय रियलिटी के अंदर पोजीशंस अच्छी बन रही थी 102 दिन में, आज भी अच्छा ग्रीन निशान में दिख रहा है। और दूसरा HDFC लाइफ सर। तो दोनों ही स्टॉक्स में देखे तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड हो चुका था रीसेंट सेलिंग के बाद में। तो पहले शॉर्ट कवरिंग का कुछ डेटा देखा और अब फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप भी देख रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशंस दे रहे हैं तो कि जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स है वो ये डिक्लाइन में लोअर लेवल्स पे उनका बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में आ रहा है। तो 540 तक की ये पुल बैक मूव भी अगर देखे तो एक्सटेंड हो सकता है। तो HDFC लाइफ टेक्निकली भी बेटर है, डेरिवेटिव्स के पोजीशंस वाइज भी लग रहा है कि 535-540 तक ये अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए। ओबेरॉय रियल्टी आज रिजल्ट्स के बाद हमने एक पॉजिटिव ओपनिंग देखी, बट ओपनिंग के बाद ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप हुआ है उसमें प्राइस का फॉलोअप मूव नहीं है। आज का ओपन देखे तो 880 के आसपास था और अभी 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि प्राइस अपमूव उसके साथ साथ आया है। तो इनफैक्ट हायर लेवल से प्राइस फिर से थोड़ा सा करेक्शन आया, तो ये कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि जो OI बिल्टअप हुआ है वो एंड ऑफ द डे तक वहां पे सस्टेन रहेगा। सो यहाँ पे मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। 830 का स्टॉक का सपोर्ट है, 880 के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस है। ओके ठीक है सर, एक बार स्टॉप लॉस से वापस बताएंगे इसका। 830 के आसपास सपोर्ट रहेगा ओबेरॉय रियल्टी के लिए, और ऊपर 880 के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि OI बिल्टअप प्राइस मूवमेंट के साथ सपोर्टिव नहीं है, इसके लिए यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि स्टॉक का हाई लेवल्स पे सस्टेन करेगा। ओके ठीक है, डन सर। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपके सामने रखता हूँ, जरा उसके बारे में भी राय दीजिएगा। AB फैशंस और दूसरा है रैमको सीमेंट।
सो एबी फैशंस में थोड़ी अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं, बट प्राइस ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है 262 के ऊपर। परसों के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में रिजल्ट आया था, रिजल्ट्स के दिन की वॉलेटिलिटी में 260 262 का हाई बनाया था, जो टेक्निकली भी उसके 20 दिन के ईएमए के आसपास ही है। तो मेजर कवरिंग तब दिखेगी जब ये इमीडिएट रेजिस्टेंसेस क्रॉस होगा। तो 262 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद ये स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप का भी अगर सहारा होता है तो वहां पे एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो 280 के टारगेट्स तक का शायद स्टॉक को लेके जा सकता है। बट यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो 262 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद स्टॉक में खरीदारी कीजिए। जीएनएफसी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आया है, तो ये शॉर्ट कवरिंग आई थिंक इसीलिए है क्योंकि जो प्रीवियस लोज आप देखेंगे दिसंबर 2022 में या मिड 2022 में, तो जब ये स्टॉक 500 से 520 की रेंज में आया तो वहां पे स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। अब फिर से उसी रेंज में लास्ट एक हफ्ते से ये स्टॉक का सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग मूव स्टॉक में रह सकता है। 560 के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं और नीचे स्टॉक में सपोर्ट वही 500 से 520 की रेंज रहेगी। ठीक है सर, इस बीच ना आप जरा रैमको सीमेंट का डाटा और जरा चेक कर लीजिएगा। मैं एक और खबर आई है नीचे एसआईपी के डाटा की, वो भी एक बार जरा बताएं। तो ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, 13,856 इस बार का नंबर आया जनवरी मंथ का। एसआईपी जो आप देते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह को हर महीने का, जो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होता है उसके अकॉर्डिंग, तो कंबाइन नंबर आता है ये 13,856 करोड़ का है। और ये अक्टूबर के बाद से लेके, अक्टूबर में 13,000 आना शुरू हो गया था, यानी कि सितंबर का, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये जनवरी, तो आपके 5 महीने हो गए जब 13,000 करोड़ से ज़्यादा का नंबर आ रहा है। धीरे धीरे 13,000 करोड़ के नंबर भी और बढ़ता गया, जैसे 13,100, फिर 200, फिर 400, 550, अब आपके पास नंबर आ रहा है 13,856। तो नंबर अच्छे हैं इनफ्लोज के, और ध्यान रखा जाए ये जनवरी मंथ के नंबर हैं। ये सबको पता होता है कि इसी जनवरी मंथ के अंदर आप बजट की तैयारी कर रहे होते हैं, इसी जनवरी मंथ के अंदर अर्निंग्स शुरू हो जाती हैं। उसके बावजूद अगर सिप का फ्लो इनफ्लो अच्छा है तो उसका मतलब मार्केट के जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिकवाली हो रही है, लेकिन फिर भी ये नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने आपके सामने जो नंबर रखा, आप अक्टूबर से चेक करेंगे 13,000 से शुरू हुआ है, 13 नवंबर, फिर दिसंबर और ये जनवरी का नंबर है, सब 13,000 के ऊपर ही आके चल रहे हैं। रैमको सीमेंट एक बार वापस से पता कर लीजिए, कर लेते हैं आज के मेहमान से। रुचित, एक बार रैमको सीमेंट। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है स्टॉक में क्योंकि स्टॉक लगभग 0.8% ऊपर है, जहाँ पे ओआई ज्यादा कम फिलहाल नहीं हुआ है, लगभग आधे % का ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। बट प्राइस वाइज आई थिंक इसको पुल बैक मूव तरीके से देखना चाहिए, जहाँ पे 750 के आसपास नेक्स्ट हर्डल स्टॉक को आएगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव में 745 750 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके ठीक है सर, अब मैं जरा मंदी वाले शेयर्स भी आपके सामने रख देता हूँ जल्दी से, क्योंकि समय आज थोड़ा कम है, आपसे स्टॉक्स ज़्यादा पता करने। ग्रैनुलस इंडिया, एक बार जरा इसको आप चेक कर लीजिए। फिर दूसरा होगा जीएनएफसी, ऑलरेडी जिसके बारे में आप बता चुके हैं। आप सिर्फ ग्रैनुलस इंडिया के बारे में मेरे को और बता दीजिए। ग्रेन्यूल्स का ट्रेंड नेगेटिव ही रहा है, काफी सारे ये सेक्टर में से भी हम देख रहे हैं, दूसरे स्टॉक्स में भी हाल फिलहाल अच्छी गिरावट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई है। सिमिलर ग्रेन्यूल्स का भी ट्रेंड नेगेटिव है, 300 के ऊपर वापस जब तक नहीं निकलता है तब तक ज्यादा कुछ मेजर शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में आने जैसी नहीं लग रही है। सो मेरे हिसाब से 300 के नीचे है तब तक ट्रेंड नेगेटिव है, स्टॉक में कोई बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 270 260 तक के रेंज भी स्टॉक में आने वाले शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। अगर रुचि दे 260 आ रहा है तो स्टॉप लॉस का लगाएं, बेचना कि नहीं बेचना ये तो क्लियर करो फिर आप। बिल्कुल, यहाँ पे आई थिंक शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। ऊपर 300 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के 260 के आसपास आता है तो फिर वहां पे शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, 300 का लगाओ स्टॉप लॉस, 270 260 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ग्रैनुलस इंडिया के अंदर ट्रेडिंग हमने कॉल में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले भी हमने जो सारे सौदे जो स्क्रीन पर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट के फॉर्म में मिल रहे हैं ना, बस इन्हीं को ज़्यादा नोटिस कीजिएगा। कई बार क्या होता है हम शेयर पूछते हैं लेकिन उसमें कोई ट्रेड नहीं होता, सिर्फ चर्चा के लिए होता है कि अच्छा इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ये रैमको सीमेंट का एक बार स्टॉप लॉस मेरे को वापस से दीजिए, मैंने लगाया नहीं है इसमें। 750 का टारगेट तो डाल दिया सर। रेमको सीमेंट में 718 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो। ठीक है, 717 डाल दो, 717 एक स्टॉप लॉस डलेगा, 750 का टारगेट है। अब आपके पास ओबरॉय आ गया।
आपके पास रेमको सीमेंट के बारे में जानकारी आ गई, आपके पास HDFC लाइफ के बारे में जानकारी आ गई, आपके पास ग्रैंडलेस इंडिया के बारे में जानकारी आ गई। तो इसी सेशन के अंदर हमने कोशिश किया कि ज़्यादा स्टॉक्स ना डिस्कस करते हुए आपके सामने फटाफट बताते चले कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर इन्वेस्टर हैं इस समय, उनमें आखिरकार हमको क्या करना चाहिए। अब रुचित, जरा आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो मैं आपसे 2 शेयरों के बारे में और पता करूंगा जहाँ पे अनवाइंडिंग है। पहले आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। F&O स्पेस में से L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जो करेक्शन स्टॉक में आया था उसमें कोई मेजर शॉर्ट बिल्टअप्स नहीं थे, लेकिन निचले स्तरों से जो रिकवरी आई है उसमें हम लॉन्ग बिल्टअप स्टॉक में होते हुए देखे। कल भी ये स्टॉक में एक अच्छे लॉन्ग बिल्टअप हुए थे, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी तेजी आपको शॉर्ट टर्म में ये सीरीज में नजर आ सकती है। ये सीरीज के पर्सपेक्टिव से 102 के टारगेट के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करे, 89 के स्टॉप लॉस रखे। ओके ठीक है, L&T फाइनेंस आप कहने कि यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। कोई ऑप्शंस का सौदा है रुचित, कोई ऑप्शंस का सौदा? ऑप्शंस में नहीं, फिलहाल मैं ये L&T फाइनेंस होल्डिंग का फ्यूचर में ही खरीदारी की सलाह दूंगा। आई थिंक एक बार 17,900 के लेवल्स पार होते हैं तो उसके बाद ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट्स में हम ऑप्शंस में बाइंग मोमेंटम पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, अब एक काम कीजिए, जरा हिंडाल्को के भी आशीषा ने जो नंबर्स हमको बताए थे ना कि नंबर्स उनके कमज़ोर आ रहे हैं, वो नंबर्स आप एक विंडो में चलाइए। और रुचित, आप जरा हिंडाल्को का चार्ट खोलिए और डेरिवेटिव्स का डाटा जरा चेक कीजिए, जरा मेरे को देख के बताइए कि ठीक नंबर से पहले किसी एक आदमी को सिर्फ नंबर प्ले करने हैं तो क्या करना चाहिए। होल्ड करे, शॉर्ट करके चला जाए, कोई कॉल ले ले, पुट ले ले, या फिर कुछ ना करे। ये ऑप्शंस भी आपके लिए खुला है। फ्रेंकली स्टॉक में 500 से लेके 430 का या 440 तक करेक्शन ऑलरेडी रिजल्ट्स के पहले ही आ चुका है, तो जो फॉल होना था उसके पहले ही हो चुका है। सो अगर इन केस, और ये पूरा फॉल जो हो रहा है वो मोर अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस के कारण हुआ है कि जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, तो ये कोई मेजर शॉर्ट फॉर्मेशन ज्यादा नहीं हुआ है, बट ज्यादा पोजीशंस अनवाइंड हुई है जिसके कारण करेक्शन हुआ है। तो जब तक 447 446 ये रेजिस्टेंस नहीं निकलता है तब तक कुछ मेजर ट्रेड सेटअप स्टॉक में नहीं बैठेगा। सो आई थिंक रिजल्ट्स के बाद का मूव देखे और उसके बाद कोई ट्रेड सेटअप बनाए, और 447 रेजिस्टेंस तरीके से एक्ट करेगा और 424 का स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ओके ठीक है रुचित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि मेरे पास 2 तेज़ी वाले स्टॉक्स और भी थे, एक ABB और SBI लाइफ, लेकिन थोड़ा चले हुए हैं इसलिए मैंने उनको फैसला किया कि थोड़ा रोक लेते हैं अभी आपसे। जितने शेयर डिस्कस किए हैं उम्मीद करते हैं उन्हीं से आपका काम बन जाएगा। कल हम रुचित का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे, जो आज स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, जिनका टारगेट और स्टॉप लॉस आपने आज स्क्रीन पे देखा है, उसमें जो भी 1% से ऊपर की मूवमेंट होगी उसको हम रिपोर्ट कार्ड के अंदर कैप्चर करते हैं, वो आपके सामने लेके आएंगे। रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस अच्छे से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।